Good morning, class 10th. Today I am going to start electricity once again, as I have shooted it earlier, but due to some audio problems, it can't be published. So, what is electricity? So, before starting the topic electricity, हम लोग को ये जानना चाहिए या मालूम होना चाहिए what do you mean by charges, क्योंकि ये जो टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है ये तभी क्लियर हो पाएगा जब हम लोग को चार्जेस क्लियर होगा, है ना. सो व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस. ये जो वर्ड है चार्जेस, दिस वर्ड वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट और अ फिजिसिस्ट हुज नेम वाज चार्ल्स कूलम. ठीक है. सो चार्ल्स कूलम ने चार्जेस को एक फिजिकल क्वांटिटी कहा था. ठीक है. चार्जेस को फिजिकल क्वांटिटी कहा था. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड. अच्छा, एग्जांपल मास, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं. सो हर वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. सो चार्जेस आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are acquired by a body by losing or gaining of electrons. ठीक है. by losing and gaining of electrons. ऐसा है कि हर बॉडी, that is every matter, बॉडी से अच्छा वर्ड है मैटर, every matter such as this table, this pen, me, everything is a matter, and we all matters are made up of atoms. सारे matters बनते हैं atom से, the very tiny particle called atoms, and these atoms are divisible in nature and are composed of protons, electrons and neutrons, जिनको हम सब atomic particles कहते हैं, है ना. क्या कहते हैं? सब atomic particles. अच्छा, जिसमें प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है ना. सो अगर एक मैटर लिया जाए, कोई भी मैटर, और उसको रब किया जाए, ठीक है. आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि द बेस्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज बाय रबिंग, है ना. सो अगर आप किसी बॉडी को रब करते हैं, मान लीजिए बाय ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग कि वो बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. ठीक है. अब अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब बोलोगे सर कैसे? ऐसा है कि जनरली या एट नॉर्मल कंडीशंस में हर बॉडी जो है वो न्यूट्रल चार्ज होता है. कैसे? आप किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को कंसिडर करो. इफ वी टेक द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, कितना होता है वो? 12. बिल्कुल सही. एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 होता है. इसका मतलब 12 प्रोटॉन्स होते हैं और 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. अब 12 प्रोटॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है ना. पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस मिलकर कितना? 12 पॉजिटिव चार्जेस एंड 12 नेगेटिव चार्जेस, ओवरऑल चार्ज कितना बनाएंगे? 0, है ना. तो जनरली हर एटम एट नॉर्मल कंडीशंस में कैसा होता है? न्यूट्रल चार्ज्ड. क्यों? क्योंकि उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसीलिए. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की. वापस से हमने कहा एक बॉडी है, उसको हमने रब किया, रब करने के बाद उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया. ठीक है. अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स का नंबर अगर ज़्यादा हुआ तो ओवरऑल चार्ज उन्हीं का दिखेगा, है ना. तो बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं. ठीक है. और रबिंग के समय ही अगर बॉडी प्रोटॉन लूज करने के बजाय इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है. जैसे आप सोच रहे हो कैसे? जैसे हम आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं. मान लिया जाए कि ये मार्कर है, ये भी एक मार्कर है. ठीक है. ये ए है, ये बी है, मैंने रब कर रहे हैं. ठीक है.
अब ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब ए ने इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया तो ऑब्वियसली बी ने गेन किया होगा, तो ए ने लूज किया तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इसमें प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन से कम होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। सो कुलम ने यही बातें डिस्कस की थी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए बेसिक बातें चार्जेस को लेकर। चार्ल्स कुलम ने एक और लॉ भी दिया था चार्जेस को लेकर, मैं वो डिस्कस कर देता हूं। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले एक और बेसिक सी बात बता दूं, आप ये जानते हैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। आप जानते होंगे कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस को अगर आप एक दूसरे के पास लाते हैं, दे रिपेल ईच अदर, और अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अगर पास लाया जाए, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़े हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दो पॉजिटिव दो नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे एज दे आर लाइक चार्जेस, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि दे आर अनलाइक चार्जेस, है ना। सो ये अगर दो अनलाइक चार्जेस पास आते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो लाइक चार्जेस पास आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में भी एक फोर्स होगा, है ना, रिपल्शन का। सो वो फोर्स दो चार्ज बॉडीज के बीच में एक्ट करते हैं, या तो वो अट्रैक्शन का हो या वो रिपल्शन का हो, है ना। वो फोर्स दो चार्ज बॉडीज के बीच में एक्ट करते हैं, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो, उस फोर्स को बोलते हैं स्पेसिफिकली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, और ये भी एक तरह का फोर्स ही है, सो रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको F से ही, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरह का होता है। अगर दो लाइक चार्जेस के बीच में होगा तो ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और दो अनलाइक चार्ज बॉडीज के बीच में होगा तो होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक चार्जेस के बीच में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो अनलाइक चार्जेस के बीच में होगा तो दो लाइक चार्जेस के बीच में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। अब जो हम कुलम्स लॉ की बात कर रहे थे, कुलम्स लॉ वो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। कुलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होता है? एक ऐसा डेफिनेशन जो बताता है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देखिए जरा गौर से, ये कहता है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, द फोर्स acting between two charged bodies is directly proportional the force acting between two charged bodies is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ?
उसका मतलब ये हुआ कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Q1 से, सॉरी Q से। अच्छा, ये Q कैपिटल भी हो सकते हैं या स्मॉल भी, देयर इज नो वरी, ठीक है, दोनों तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से भी और स्मॉल q से भी। सो द फोर्स, the electrostatic force acting between two charged bodies is directly proportional to the product of charges upon the body. Means दो bodies हैं, चाहे वो like charged, चाहे वो likely charged हो या unlikely charged हो, उनका जो फोर्स है या अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो, ये डिपेंड इस चीज पे करेगा, या वो ज्यादा कब होगा जब प्रोडक्ट चार्जेस का काफी ज्यादा होगा, और अगर चार्जेस का प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। डायरेक्टली या इन्वर्सली का मतलब तो अब सब जानते ही होंगे। डायरेक्टली का मतलब होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, है ना, और इन्वर्सली में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। डायरेक्टली का मतलब हुआ कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। इन्वर्सली में क्या होता है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, और एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। सो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कम होगा फोर्स भी कम होगा, ठीक है। और दूसरा जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज बॉडीज। मींस अगर दो चार्ज बॉडीज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, तो डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा फोर्स कम हो जाएगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्शन का हो, और डिस्टेंस अगर कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन जो भी हो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये है हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। गॉट इट? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कम होगा फोर्स कम होगा, डिस्टेंस दो चार्ज बॉडीज के बीच में ज्यादा होगा फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगा दो बॉडीज के बीच में फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। गॉट इट? सो इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके लिख सकते हैं हम लोग कि फोर्स कि F इट्स Q1 into Q2 by R square. Got it? ठीक है। So F is proportional to Q1 into Q2 by R square. That's the expression for Coulomb's law. Got it? Where Q has the formula Q is equal to NE, where N is any integer, E charge upon one electron, that is 1.67 10 ka power minus 19 coulomb. So this expression is basically used to represent, or it's called quantization of charge, of electric charge. Quantization of electric charge. And we'll discuss the numericals based upon the given topic. The SI unit for charges is coulomb. Now we talk about electricity again. So when do we use this word electricity?
जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है ये बेसिकली यूज कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एक बात याद रखनी है हमेशा कि जब भी बॉडी पर चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को कि जब भी बॉडी चार्ज हो जाते हैं, आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज्ड, तब हम यूज करते हैं वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। मेरा ये स्टेटमेंट अधूरा है, मैं तुरंत इसको भी कंप्लीट कर देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के होते हैं, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो वर्ड स्टैटिक है उसका मतलब क्या होता है, रुका हुआ। मान लीजिए हमने, मेरे हाथ में एक मार्कर है एंड दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक विच इज एन इंसुलेटर, ठीक है। अब मान लिया जाए मैंने इसके टिप को रब कर दिया और इसके टिप ने अक्वायर कर लिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मान लीजिए अक्वायर कर लिया नेगेटिव चार्ज। अब इसके टिप ने अगर नेगेटिव चार्ज अक्वायर कर लिया तो ये किसी भी तरीके से इस नेगेटिव चार्ज को अपने दूसरे एंड तक मूव नहीं करा सकता। समझ में आ रही मेरी बात? आपको जो नेगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ है टिप पे, वो कभी भी इस टिप के मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जा सकता, एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्वायर किया, जो चार्ज एक्वायर किया, ये मूव नहीं कर सकता, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। वर्ड इलेक्ट्रिसिटी हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब बॉडी में चार्जेस हो। बात क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे ही बॉडी में चार्जेस आ जाएंगे, अच्छा, बॉडी में चार्जेस आने का मतलब एक चीज लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर चार्जेस आने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा या सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा। देखो, बॉडी में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं, ठीक है। जब बराबर होते हैं तो बॉडी न्यूट्रल चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन्स कम होते हैं, तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होता है। जब बॉडी में पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। हमने कहा कि बॉडी में ये जो इंसुलेटर है इसके टिप ने नेगेटिव चार्जेस एक्वायर कर लिए हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से इसके दूसरे एंड तक ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। ये कौन से इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल हुआ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल हुआ ये। और अगर वही ये इंसुलेटर का जगह कंडक्टर होता, ठीक है, और अगर इसके टिप में नेगेटिव चार्ज होते तो ये मूव कर सकता था, ये उसको मूव करा सकता है एक एंड से दूसरे एंड तक, तो कंडक्टर में कौन सा इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के, स्टैटिक और करंट। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच द चार्ज इज एक्वायर्ड एट वन एंड कैनॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर एंड इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, and the type of electricity in which charges can easily be moved from one end to another is called current electricity। ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक डेफिनेशन हुआ स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो एक बात एकदम दिमाग में रख लेनी है आपको याद से कि चार्जेस जब बॉडी में आते हैं तभी हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अगर चार्जेस अगर एक एंड से दूसरे एंड तक मूव नहीं कर सकते तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर्स में होता है। क्यों, मैं अभी डिस्कस करूंगा तुरंत। और करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, जिसमें चार्जेस एक पार्ट में अगर एक्वायर हो तो मूव कर सकते हैं दूसरे पार्ट तक, ठीक है। बहुत बढ़िया। नाउ क्योंकि हम लोगों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं, क्लास 8 में ही पढ़ना था, अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करते हैं अब, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है इस सेशन में, सो लेट डिस्कस करंट इलेक्ट्रिसिटी इन डिटेल्स नाउ। मेरे हाथ में दो मार्कर्स हैं, ठीक है, और ये दोनों मार्कर्स जो हैं आप अज्यूम करिए एज कंडक्टर्स, ठीक है। ये सिल्वर से बना हुआ है और ये बना हुआ है आयरन का, ठीक है। अच्छा, ये 100 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो करा सकता है, ठीक है, और ये भी 100 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करा सकता है, ठीक है।
दोनों में करंट फ्लो करा सकता है, इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। सो एक बात बताइए, मैं पूछूं अगर आपसे कि दोनों में बढ़िया कंडक्टर कौन है, ए या बी, जबकि दोनों 100 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करा सकता है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक नया सिचुएशन देता हूं। ये 100 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, ए जो है और बी, ए ने हमने कहा 100 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो कराया इन 2 सेकेंड्स, ठीक है, और वहीं बी ने 100 कूलम्स ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्ट कराया इन 5 सेकेंड्स। अब बताओ कौन ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा? तो ये पता करने के लिए हम पर सेकेंड का फ्लो देखते हैं, है ना। अभी तो हम लोग 5 सेकेंड और 2 सेकेंड्स में देखे, हम पर सेकेंड्स का फ्लो देखते हैं। डिवाइड करेंगे 50 कूलम्स पर सेकेंड, तो आप देख रहे हैं इस कैलकुलेशन से कि पहला कंडक्टर जो है वो 1 सेकेंड में, अगर वो 2 सेकेंड में 100 कूलम फ्लो कराया तो पर सेकेंड 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो करा रहा है? 50 कूलम्स। वहीं बी जो है वो अगर 5 सेकेंड्स में 100 कूलम चार्ज फ्लो करा रहा है तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो कराएगा? सिर्फ 20 कूलम्स। तो क्या समझे आप, फ्लो ऑफ चार्जेस किससे ज्यादा अच्छा है पर सेकेंड? ऑब्वियसली ए से। ये जो एक्सप्रेशंस है ना, जो आई लिखा है हमने, ये आई रिप्रेजेंट ही करने के लिए लिखा है मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। किसको? करंट इलेक्ट्रिसिटी को। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ चार्जेस का फ्लो मालूम ही नहीं होना चाहिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितने टाइम में वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। इससे हम बता सकते हैं कि कौन एक अच्छा कंडक्टर है और कौन एक पुअर कंडक्टर है। जैसे देखिए, हमारे पास टाइम दिया हुआ था तो हमने पर सेकेंड्स का फ्लो देखकर बता दिया आसानी से कि कौन अच्छा कंडक्टर है और कौन बुरा कंडक्टर है ना। तो यही एक्सप्रेशंस आप समझकर, इसी एक्सप्रेशन को यूज करके आप समझ सकते हैं या आपको समझा देते हैं हम व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। The rate of flow of charges. The rate of flow of charges is called current electricity. Current electricity. हमने यहां लिखा फ्लो ऑफ चार्जेस। आप जानते हैं चार्जेस फ्लो कर रहा है तो क्या बोलते हैं उसको? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही। फिर आगे में हमने लिखा है द रेट ऑफ। द रेट ऑफ से हम ये डिनोट करना चाहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो कर रहा है, ठीक है, वो पर सेकेंड में कितना, पर सेकेंड चार्जेस कितना फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, ये अगर हमको पता हो तो हम ये इजीली इससे कंपेयर कर सकते हैं कि विच इज अ गुड एंड पुअर कंडक्टर। करेक्ट? सो नाउ वी टॉक अबाउट इट्स एसआई यूनिट। तो पहले से हम बताते आए हैं कि एसआई यूनिट हमेशा हम फॉर्मूला से निकालते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट होता है, सॉरी, फॉर्मूला ऑफ, अगर हम बात करें करंट निकालने के फॉर्मूला की तो वो आपने देखा ही यही होता है, ठीक है, कि कितना चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में, ठीक है, इट्स Q बाई टी। क्या फॉर्मूला होता है? Q बाई टी, कितना चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में। या कह सकते हैं कि हम बेसिकली करंट निकालने के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए यही देखते हैं कि हाउ मच चार्जेस फ्लोड इन अ सेकेंड, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर। सो Q इज I इज इक्वल टू Q बाई टी। सो SI यूनिट हमको ड्राइव करना है। सो
चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, टाइम का होता है सेकेंड, सो फॉर्मूला बना कूलम पर सेकेंड। अब ऐसा है कि इस कंसेप्ट को, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट को किसने दिया था? was given by Andre Marie Ampere ने। It was given by Andre Marie Ampere, and so in his honor, and so in her honor, it is represented by A, that is Ampere. So coulomb per second is also called Ampere. Got it? So now we talk about 1 Ampere. ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि SI यूनिट डिफाइन करिए आप। डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो क्या समझते हैं आप 1 एम्पियर से? तो 1 एम्पियर अगर आपको डिफाइन करना है तो आप देखिए आया कहां से। तो 1 एम्पियर किसको कहते हैं हम? कूलम पर सेकेंड को। 1 एम्पियर कहते हैं किसको हम लोग? कूलम पर सेकेंड को। इसका मतलब जब एक कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए किसी कंडक्टर से, ठीक है, तब उसको कहते हैं 1 एम्पियर करंट। When 1 coulomb of charge flows through a conductor, when 1 coulomb of charge flows through a conductor in a second, then the current electricity through the conductor is said to be 1 ampere. 1 ampere. Now current is neither a scalar quantity nor a vector quantity. Remember that. Current is neither a scalar quantity nor a vector quantity. Let's now discuss a new topic, potential. बिफोर स्टार्टिंग पोटेंशियल, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में भी होगा कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। अब ये चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं, है ना, चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं? अच्छा सवाल है नहीं? देखिए पोटेंशियल। सो व्हाट इज पोटेंशियल? सो बेसिकली एक बैटरी अगर कंसिडर किया जाए तो एक बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, है ना। कौन कौन से भाई? एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, है ना। अच्छा, अगर एक सिल्वर वायर ले लें हम, ठीक है, क्या ले लें हम? एक सिल्वर वायर। और सिल्वर वायर जो है वैसे हाथ में पकड़ लें, क्या करंट लगता है? नहीं, जबकि वो तो गुड कंडक्टर है। तो क्यों करंट नहीं लगा आपको? क्योंकि उसे चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना आपको कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी है कि चार्जेस फ्लो करें। अब ये चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं? अब जिस सिल्वर वायर की मैं बात कर रहा था, जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, मान लीजिए, उसको हम क्या करते हैं? हम अटैच करते हैं बैटरी से, या हम उसको प्लग इन कर देते हैं एक सॉकेट में, ठीक है, एक सॉकेट में, और करंट ऑन कर देते हैं। और प्लीज टच ना करें उसको, है ना, ये रिस्क गलती ना करें, ठीक है। मान लीजिए हमने बैटरी से उसको जोड़ दिया, ठीक है, हमने पॉजिटिव टर्मिनल से एक इन और नेगेटिव टर्मिनल से एक इन जोड़ दिया। अब क्या होगा? अब यहीं पे होगा पोटेंशियल का एक्चुअल काम। पोटेंशियल्स मैं बता दूं आपको,
पोटेंशियल्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल पर होता है हाई पोटेंशियल, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल पे होता है लो पोटेंशियल, ठीक है। अब ये करते क्या है, तो एक बात बता दूं हाई और लो पोटेंशियल्स को आगे डिस्कस करने से पहले कि पोटेंशियल ही वो ऐसा फैक्टर है, पोटेंशियल ही वो एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा फोर्स है। आप सोच रहे हो फोर्स क्यों कह रहे हैं सर, मैं बताऊंगा क्यों कहता हूं मैं आपको फोर्स। तो पोटेंशियल ही एक ऐसा फैक्टर है या एक ऐसा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है चार्जेस को मूव कराने के लिए फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ठीक है। देखिए कैसे हाई पोटेंशियल करता क्या है। सो हाई पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग negative charges or electrons are responsible for bringing negative charges or electrons from low potential, that is negative terminal, to high potential, that is positive terminal, ठीक है। तो आपको हाई पोटेंशियल का काम समझ में आ गया। हाई पोटेंशियल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है चार्जेस को, नेगेटिव चार्जेस को लो पोटेंशियल से, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल से हाई पोटेंशियल तक, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में, है ना। और लो पोटेंशियल क्या करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग, is responsible for carrying positive charges is responsible for carrying positive charges from high potential to low potential, that is from positive terminal to negative terminal. So आप इस एक्सप्लेनेशन से क्या समझे कि जैसे ही सिल्वर वायर को टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी से जोड़ दिया जाए या पोटेंशियल से जोड़ दिया जाए, पोटेंशियल्स हुए ना दो, उसमें एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल, पॉजिटिव पे हाई पोटेंशियल, नेगेटिव पे लो पोटेंशियल, जैसे ही पोटेंशियल्स पे जोड़ दिया जाएगा चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ठीक है। जिनको मूव कराएगा कौन, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, ठीक है। हाई पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव चार्जेस मूव कराएगा टुवर्ड इटसेल्फ, और लो पोटेंशियल अपने तरफ पॉजिटिव चार्जेस मूव कराना शुरू करेगा। सो चार्जेस जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए कंडक्टर में। अब उसमें क्या आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो पोटेंशियल का अगर क्वालिटेटिव डेफिनेशन पूछा जाए, क्वालिटेटिव मतलब ऐसे, मतलब समझाने के लिए डेफिनेशन अगर रखा जाए, उसे क्वालिटीज को बताया जाए, तो कह सकते हैं आप कि इट्स अ फैक्टर और अ फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग चार्जेस along a conductor from one potential to another potential, yes or no। लेकिन पोटेंशियल का अगर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहा जाए, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन एक ऐसा डेफिनेशन होता है जो हेल्प करता है उसके मैग्नीट्यूड को निकालने में, है ना, उसके वैल्यू को निकालने में, उसके फॉर्मूला को बताने में, ठीक है। सो तब क्या बोलेंगे हम कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन, ठीक है। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन। अब आप ये मत सोचना कि सर आप जब क्वालिटेटिव बता रहे थे तो फोर्स बोले, फैक्टर बोले, यहां वर्क डन कह रहे हैं। भैया फोर्स लगा तब तो वर्क होगा, ठीक है। सो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल दोनों ही तरह के चार्जेस को मूव कराता है ना। अभी आप देख ही रहे हैं पोटेंशियल जो है वो दोनों तरह के चार्जेस को मूव कराता है। वो पॉजिटिव चार्ज को मूव कराता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, और वो नेगेटिव चार्जेस को मूव कराता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल।
So potential is defined as the work done in bringing a unit charge from one point to another or from infinity. Infinity मतलब अब वो पॉइंट कहाँ है वायर में वो हमको तो मालूम नहीं है. So from infinity to a point. ठीक है. So the formula for potential, or first it's represented by V. Potential is represented by V, and formula it's work done by Q. Work done आप यहाँ इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा आप लिखें अगर आप WE का मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन. सो यहां आप लिख सकते हैं वेयर V इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट. ठीक है. और WE का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जो कौन कर रहा है? पोटेंशियल ऑब्वियसली. Q it's called charges. Yeah, quantization of electric charge. or simply charges. ठीक है. सो सबको यहां तक क्लियर हो गया आई थिंक. सो वी टॉक अबाउट नाउ SI यूनिट. हर बार की तरह SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल. जैसा आपको मैंने बताया है कई बार, जब भी आपको फॉर्मूला SI यूनिट डिराइव करना हो प्लीज कंसल्ट द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? WE/Q. तो WE मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? जूल. वेरी गुड. एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? इट्स कूलम. सो जूल पर कूलम. सो लेकिन आपको एक बात बता दें, इसका SI यूनिट होता है वोल्ट्स. बता सकते हो क्यों? क्योंकि इस कंसेप्ट को, पोटेंशियल के कंसेप्ट को दिया था किसने? ही वॉज एन इटालियन केमिस्ट एज वेल एज साइंटिस्ट हुज नेम वॉज सर एलेजांड्रो वोल्टा. सर एलेजांड्रो वोल्टा. And so in his honor it is called as volts. Got it? So potential has the SI unit volts. Now we talk about potential difference. Now we are going to discuss a new topic, potential difference. Listen the word very carefully. Potential difference. Once again, potential difference, PD in short form. Potential difference, what it is? अच्छा, वर्ड अपने आप को बहुत यहां क्लियरली खुद ही डिफाइन कर रहा है. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. है ना. अच्छा, एक बात बताते हैं आपको हम. जैसे अभी हमने कहा हाई पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. अच्छा, आपको पता है हम पॉजिटिव टर्मिनल को हाई क्यों कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल क्यों कहते हैं? इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब भी आप फाइंड करोगे, अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल निकालोगे, यू विल सी दैट its value, its magnitude is always greater than negative terminal. Got it? मतलब ये कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल का वैल्यू का मैग्नीट्यूड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है. ठीक है. इसीलिए पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं हम हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं लो पोटेंशियल. ठीक है. एंड सो द डिफरेंस
between the potentials the difference between the potentials in an electrical circuit एक इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर बनाया जाए, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस होगा, जैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना कि नहीं बना, यहाँ बैटरी है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ वायर है, तो ये एक छोटा सा एक सिंपल सा क्या है, सर्किट है। तो इस सर्किट में जो पोटेंशियल्स हैं उनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं हम क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एकदम बेसिक सा होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर बी से, तो हम कह सकते हैं इसको वी ए माइनस वी बी, मतलब पोटेंशियल एट वे ए माइनस पोटेंशियल एट बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये समझने के लिए था आपके, ठीक है, ये आपके सिर्फ समझने, कंसेप्चुअल चीज है ये कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है एक्चुअली। लेकिन अगर बुकिश डेफिनेशन पे आए तो बुकिश डेफिनेशन क्या होगा, इट्स डिफाइंड एज, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि जो बुकिश डेफिनेशन है वो रेलेवेंट नहीं है इसके एक्चुअल एक्सप्लेनेशन से, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको एकदम रिलेवेंट सा कंसेप्ट बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। गॉट इट? लेकिन अगर डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो प्लीज आप बुक में जो लिखा है, जो हमने नोट्स में दिया है, वही डिफाइन आप लिखेंगे। ये जो डेफिनेशन है ये कंसेप्चुअल बहुत अच्छा है। ठीक है, बढ़िया। नाउ सो जैसा हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए, अब हम लोग समझते हैं, ऐसा अब डिफाइन करते हैं हम लोग वापस से, जिस तरह हम हर बार डिफाइन करते हैं फॉर्मूलाज को, सॉरी उनके एसआई यूनिट्स को, अब हम फिर से डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट को। 1 वोल्ट किससे बना होगा? ऑब्वियस सी बात है, जूल पर कूलम। 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल पर कूलम। तो क्या लगता है, व्हेन 1 जूल of work is done in bringing, when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity. Infinity means any point on the conductor, from infinity to a particular point, then potential at that point is said to be 1 volt. 1 volt. हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल्स में अगर आप गौर किए होंगे तो हमने कहा था कि हाई पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग नेगेटिव चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लेकिन जब मैंने नेगेटिव टर्मिनल या लो पोटेंशियल के वर्क के बारे में बात किया तो ये नहीं कहा मैंने कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग प्रोटॉन्स। मैंने कहा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नेगेटिव चार्जेस में इलेक्ट्रॉन्स कहा, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस में प्रोटॉन्स नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, अब आपको समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर कंडक्टर जनरली मेटल होता है ना। मेटल्स जनरली अपने आउटर मोस्ट शेल्स में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। ठीक है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स। होता यह है कि जैसे ही आप किसी भी कंडक्टर को, स्पेशली मेटल्स,
ठीक है, आप अटैच करते हो किसी भी पोटेंशियल से, ठीक है, तो वो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, ठीक है, वो अपने आउटर मोस्ट शेल्स को छोड़कर बाहर चले आते हैं, ठीक है, जिनको बुक्स में लिखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे बुक्स कहते हैं या कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रैंडमली जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत, मेरे अनुसार ये सही नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करते हैं किसी भी मैटर के अंदर, ठीक है, एटम्स मूव करते हैं, है ना। सो होता क्या है कि जैसे ही आप किसी कंडक्टर को अटैच करते हैं पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल्स, जैसे मैंने कहा था ना, पोटेंशियल्स आर द फैक्टर्स ऑफ द फोर्स, है ना, तो वो फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, कहां, आउटर मोस्ट शेल्स को छोड़कर। और क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी। वहीं जिन एटम से, जिन कंडक्टर के एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। जैसे ही वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, वो मूव करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स ऑब्वियसली लो पोटेंशियल, है ना। सो क्या समझे हम लोग अभी कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस कहलाते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्जेस की बात की जाए तो प्रोटॉन्स नहीं कहेंगे। पॉजिटिव चार्जेस कंडक्टर्स में कौन होते हैं, ये वो एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के बाद, सारे नहीं, कुछ आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के बाद अपने आप को बदल लिए होते हैं, किसमें, पॉजिटिव चार्जेस में, और वो मूव करते हैं टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, ठीक है। अब आपको एक बात बताएंगे हम, जरा गौर सुनना, यही बेसिस है रेजिस्टेंस का। जब ये काम हो रहा होता है ना, जब ये काम हो रहा होता है, पोटेंशियल से अटैच करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भेजना या जाना, और पॉजिटिव चार्जेस का मूव करना नेगेटिव और लो पोटेंशियल की तरफ, उस समय कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जो, या जिन पर पोटेंशियल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाते हैं या नहीं निकालते हैं। अब जो एटम्स अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाए, वो क्या करेंगे, वो एक ही जगह स्टैटिक रास्ते में बैठे रहते हैं और आते जाते चार्जेस को, पॉजिटिव चार्जेस को और नेगेटिव चार्जेस को रोकने की कोशिश करते हैं, और यही एटम्स बन जाते हैं या ऑफर करते हैं रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यही है रेजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट, कि वो एटम्स जो अपने आप को आयोनाइज नहीं कर पाए, आयोनाइज मींस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालकर पॉजिटिव चार्जेस में नहीं बदल पाए, वो तो मूव नहीं करेंगे, वो स्टैटिक रह जाते हैं एक जगह पर, और वही एटम्स जो हैं वो रेजिस्टेंस, रुकावट बन जाते हैं उन आते जाते मूव करते हुए चार्जेस के लिए, ठीक है। और इसी बेसिस पर और इसी कंसेप्ट पे रिलेवेंट है हीटिंग इफेक्ट भी, ठीक है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है तुरंत बताते हैं अभी आपको हम। फिर रेजिस्टेंस का डिफाइन ही यही है कि रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस, और रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस offered by a conductor to the flow of electricity. Resistance is defined as the hindrance offered by a conductor to the flow of electricity, है ना। और ये रेजिस्टेंस या हिंड्रेंस कौन ऑफर कर रहा है, वो एटम्स जो अपने आप को आयंस में नहीं बदल पाए, है ना, ठीक है। वो एटॉमिक स्टेट में ही रह गए हैं, इसीलिए वो रुकावट की तरह एक्ट कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। सो ये रहा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट अबाउट रेजिस्टेंस।